जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको गंगा नदी के पूरे प्रवाह मार्ग के बारे में समझाऊंगा। मैं आपको समझाऊंगा कि यह नदी कहाँ से शुरू होती है, किन किन स्थानों से होकर गुजरती है और इसकी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है। मतलब यह आखिर में कहाँ जाके इसका अंत होता है। इसके अलावा हम इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी होती है, उन सारी चीज़ों को आज हम समझेंगे। तो आप कह सकते हो कि पूरा गंगा नदी का तंत्र आपको एक नक्शे से एक ही वीडियो में समझ में आ जाएगा। अब आपका पहला काम तो यह है, जो चीज़ मैं आपको नक्शे में समझाऊंगा पहले तो आपको बनानी है। इसके अलावा जो फैक्ट मैं आपको बताऊंगा उन्हें आपको लिखते जाना है, क्योंकि उससे डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम शुरू करते हैं गंगा रिवर सिस्टम को। तो देखिए, सबसे पहले तो कुछ चीज़ें जान लीजिए गंगा नदी के बारे में। भारत की भूमि पर बहने वाली सबसे लंबी नदी गंगा नदी ही है, जिसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है और यह भारत में बहुत लंबा मार्ग तय करती है। गंगा नदी दो देशों से होकर गुजरती है, एक तो हमारा प्यारा भारत है और दूसरा है बांग्लादेश। और दो देशों से बहने के कारण ही गंगा नदी को अंतर्राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त है। भारत में इसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है, वहीं बांग्लादेश में इसे पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं गंगा के भारत में प्रवाह क्षेत्र की। तो भारत के ऐसे 5 राज्य हैं जहाँ से गंगा नदी होकर गुजरती है। पहला राज्य है उत्तराखंड, जहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है। फिर ये प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में, देन बिहार, फिर झारखंड के थोड़े बहुत हिस्से में बहती है और फिर पश्चिम बंगाल में बहती है। अभी इस रास्ते को मैं आपको अच्छी तरीके से मैप की मदद से समझाऊंगा, जिससे आपको बहुत अच्छी तरह से गंगा नदी का प्रवाह मार्ग समझ आ जाएगा। देखिए, गंगा नदी जो है वह अपने स्वयं शुद्धिकरण गुणों के कारण प्रसिद्ध है और पवित्र नदी मानी जाती है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि इसके अंदर कीड़े नहीं लगते और इसका पानी कभी खराब नहीं होता। इसका मुख्य कारण इस नदी में ऑक्सीजन का स्तर बहुत ज्यादा होना है, जिसकी वजह से इसका पानी लंबे समय तक ताजा बना रहता है। और वैज्ञानिकों के मुताबिक गंगा नदी के पानी में बैक्टीरियोफेज नामक एक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो हानिकारक सूक्ष्म जीवाणुओं से लड़ता है और उन्हें पनपने ही नहीं देता है। और इस वजह से यह पानी लंबे समय तक ताजा बना रहता है और साथ ही साथ इसमें कीड़े भी नहीं लगते हैं। तो ये जो स्वयं शुद्धिकरण का गुण है, ये बैक्टीरियोफेज के कारण होता है। अब गंगा नदी के बारे में आपको दो महत्वपूर्ण तथ्यों को याद रखना है। पहला यह कि गंगा नदी को वर्ष 2008 में भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, और दूसरा, गंगा नदी के अंदर गंगा डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। तो ये दो फैक्ट है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। चलिए, अब हम गंगा नदी के प्रवाह मार्ग की बात करते हैं और शुरुआत करते हैं उसके उद्गम स्थल से, जहाँ से इसकी शुरुआत होती है। गंगा नदी ग्लेशियर से निकलती है और यह सतत वाहिनी नदी है जो लगातार बहती रहती है, अर्थात यह नदी ग्लेशियर से निकलती है। हमारे देश के अंदर बहुत सी ऐसी पहाड़ियां हैं जो बर्फ की बनी हुई है और उन्हें हम हिमानी ग्लेशियर के नाम से जानते हैं। तो एक हिमानी ग्लेशियर है जिसे गंगोत्री हिमानी या गंगोत्री ग्लेशियर कहा जाता है, और दूसरी को सतोपंत हिमानी या सतोपंत ग्लेशियर कहा जाता है। इन दोनों हिमानी से दो नदियां निकलती है। जो गंगोत्री हिमानी है उससे निकलती है, उसे भागीरथी नदी कहते हैं, और जो सतोपंत हिमानी से निकलती है उसे अलकनंदा नदी कहते हैं। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ से निकलेगी भगीरथी और यहाँ से निकलेगी आपकी अलकनंदा, जो जाके एक पॉइंट पर मिलती है जिसको हम देवप्रयाग कहते हैं। और देवप्रयाग पर जाकर ये दोनों नदी जब आपस में मिलती है तब ये बनती है गंगा नदी। तो सबसे पहले अपना ये मिथ तोड़ दो कि गंगा नदी कहीं से निकलती है, क्योंकि गंगा नदी यहाँ दो नदियों से मिलकर बन रही है, जिसमें एक है भगीरथी और दूसरी है अलकनंदा। तो हम इन्हें गंगा नदी की जनक नदी भी कह सकते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी चाहिए। अच्छा, एक चीज आप याद रखिए कि ये जो सतोपंत हिमानी है, यहीं पर प्रसिद्ध बद्रीनाथ मंदिर भी है। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बद्रीनाथ के आसपास से कौन सी नदी निकलती है, तो वो है अलकनंदा नदी। अब यहाँ पे आपको एक चीज तो क्लियर हो गई कि देवप्रयाग पर दो नदियां आकर मिल रही है, लेकिन ये जो अलकनंदा नदी है यह भी कोई सिंगल नदी नहीं है, इसकी भी सहायक नदियां है। इसकी कुल 4 सहायक नदियां हैं। देखो, ध्यान से समझना। एक जो आती है वह यहाँ से निकल के आती है, जिसको कहते हैं धौली गंगा, और धौली गंगा यहाँ कहीं आके मिलती है, जिसको हम विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। तो विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा नदी का संगम होता है। ये पॉइंट बद्रीनाथ टेम्पल के पास है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे चले तो एक नदी और आती है जिसको नंदाकिनी के नाम से जाना जाता है। नंदाकिनी जो यहाँ आकर मिलती है, इसके संगम को नंद प्रयाग के नाम से जानते हैं। इसके बाद एक और नदी अलकनंदा में आकर मिलती है, जिसको पिंडार नदी के नाम से जाना जाता है, जो यहाँ कहीं आकर के मिलती है, और इस जगह को हम कर्ण प्रयाग कहते हैं। तो यहाँ हमारे 3 प्रयाग हो जाते हैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग। ठीक है। अब यही बीच में जहाँ पे केदारनाथ मंदिर है, यहाँ पे एक हिमानी है जहाँ से एक नदी बह के आती है, जिसको हम मंदाकिनी नदी कहते हैं, और वो यहाँ कहीं आके मिलती है। इस जगह को हम रुद्र प्रयाग कहते हैं। तो अब हो गए 4 प्रयाग। पहला विष्णु प्रयाग, दूसरा नंद प्रयाग, तीसरा कर्ण प्रयाग और चौथा रुद्र प्रयाग। तो अब हम कह सकते हैं कि अलकनंदा की 4 सहायक नदी है, जो धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार और मंदाकिनी है। अब आखिर में आता है 5वां प्रयाग, जिसे देव प्रयाग कहते हैं,
जहाँ भगीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम होता है। तो अब हमने गंगा नदी के उद्गम स्थल को तो समझ लिया कि गंगा नदी के बनने में किन किन नदियों का योगदान होता है। अब हम आगे चलते हैं और देवप्रयाग से शुरू करते हैं, क्योंकि देवप्रयाग के पहले तो ये अलकनंदा और भागीरथी नदी होती है और देवप्रयाग से गंगा नदी बहना शुरू करती है। अब हम राज्यों के हिसाब से एक लंबी सी रेखा बना सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो ये उत्तराखंड के अंदर प्रवाहित होती है। तो उत्तराखंड में देवप्रयाग के बाद आता है हरिद्वार। हरिद्वार के बाद उत्तराखंड खत्म हो जाता है और गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और उत्तर प्रदेश में सबसे पहले आता है कन्नौज, इसके बाद प्रयागराज, फिर गाजीपुर, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश खत्म हो जाता है। और गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में प्रवेश करती है और बिहार में सबसे पहले आता है छपरा, फिर आता है पटना, फिर सोनपुर, और उसके बाद आता है कुर्सेला, और यहाँ से बिहार खत्म हो जाता है और गंगा नदी पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर लेती है। और पश्चिम बंगाल में एक फरक्का बैराज बनाया गया है और यहाँ से गंगा नदी की एक वितरिका नदी निकलती है जिसे हुगली कहा जाता है, जो कलकत्ता की ओर बहती है। और गंगा की एक धारा जाती है बांग्लादेश की तरफ। ठीक है, तो ये सीधा सीधा मैप हो जाता है, जिसमें यहाँ पे हरिद्वार तक उत्तराखंड चल रहा है, इसके बाद कन्नौज हो गया, प्रयागराज हो गया, गाजीपुर हो गया, यह उत्तर प्रदेश है, इसके बाद छपरा, पटना, सोनपुर, कुर्सेला ये बिहार है, आखिर में फरक्का बैराज और हुगली पश्चिम बंगाल हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप मैप को समझ गए होंगे। देखिए, ये पूरा रास्ता है गंगा नदी का। अब इसके बीच में इससे कौन कौन सी नदियां मिलती है वो मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। तो शुरुआत करते हैं हरिद्वार से। देखो, हरिद्वार में कोई नदी तो इससे नहीं मिलती है, गंगा सीधे सीधे बहती हुई चलती है, लेकिन हरिद्वार थोड़ा सा मैदानी एरिया हो जाता है। इससे पहले का जो एरिया है वो सारा का सारा पहाड़ी एरिया है। अगर आप गौर से देखेंगे, यह बद्रीनाथ, केदारनाथ, यह सारे के सारे पहाड़ी एरियाज है। पहाड़ी एरिया के बाद सबसे पहले जो मैदानी एरिया होता है वो हरिद्वार ही होता है। तो यहाँ से एक फैक्ट बनता है कि गंगा मैदानी इलाके में कहाँ से प्रवेश करती है, तो वो है हरिद्वार। अब हरिद्वार से जब ये आगे बढ़ती है तो ये कन्नौज पहुंचती है और कन्नौज में इससे पहली नदी मिलती है जिसको हम रामगंगा के नाम से जानते हैं। तो रामगंगा नदी गंगा नदी की पहली सहायक नदी है। तो पूछा जाता है कि गंगा नदी की पहली सहायक नदी कौन सी है, तो आपको उत्तर देना है गंगा नदी की पहली सहायक नदी है रामगंगा, जो कन्नौज में जाकर गंगा नदी से मिलती है। ये सब एक एक चीजें आपको लिखते हुए चलना है ताकि आपको बाद में रिवाइज करने में आसानी जाए। इसके बाद जब ये आगे बढ़ती है तो यह पहुंचती है प्रयागराज में। अब प्रयागराज तो आपको पता होगा संगम के नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, जमुना, सरस्वती। लेकिन सरस्वती अब दिखाई नहीं देती क्योंकि वह लुप्त हो चुकी है, उसका सिर्फ रास्ता बचा हुआ है। तो यहाँ पे सिर्फ हम गंगा और जमुना पे ध्यान देंगे। प्रयागराज में यमुना आती है, जो यमुनोत्री से निकलती हुई बहुत लंबा रास्ता तय करके आती है और सीधा प्रयागराज में आके गंगा नदी से मिल जाती है। तो हम कह सकते हैं कि यमुना नदी जो है वो गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, क्योंकि ये बहुत लंबा रास्ता तय करके आती है। अब यह जो यमुना नदी है इसकी भी 3 सहायक नदियां हैं, मतलब इसमें भी 3 नदियां आकर के मिलती है। पहली है चंबल, जो कि एमपी की बहुत फेमस नदी है, इसके बारे में आपने सुना होगा, ये अपने बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है। दूसरी है बेतवा नदी, जो एमपी के विंध्याचल पर्वत से निकलती है। और तीसरी है केन नदी, जो कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है और यह भी एमपी से निकलने वाली एक नदी है। ये तीनों जो सहायक नदियां है वो एमपी से आकर यमुना में मिल जाती है और इनके साथ यमुना प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान तरीके से चीजें चल रही है। अब आगे चलते हैं। प्रयागराज के बाद यह नदी पहुंचती है गाजीपुर और गाजीपुर में इससे एक नदी और मिलती है जिसको हम कहते हैं गोमती नदी। यह जो गोमती नदी है इसको आप लखनऊ से याद रख सकते हो, क्योंकि लखनऊ शहर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है और यह निकलती है पीलीभीत उत्तर प्रदेश से। पीलीभीत का नाम आप याद रखना, यहाँ से निकलती है गोमती नदी, जो सीधे गाजीपुर में आके गंगा नदी से मिलती है। अब गाजीपुर के साथ ही उत्तर प्रदेश का सफर खत्म और यहाँ पे बिहार का सफर शुरू हो जाता है। इसके बाद यह नदी पहुंचती है छपरा और छपरा में इससे एक नदी मिलती है जो कि सीधे आती है नेपाल से। अब यहाँ इस चीज को ध्यान से समझना, नेपाल में 2 नदियां हैं, एक है काली नदी और एक है कर्णाली नदी। यह दोनों आकर के मिलती है एक जगह पे और जब यह भारत में पहुंचती है तो काली नदी का नाम पड़ जाता है शारदा और कर्णाली नदी का नाम पड़ जाता है घाघरा। फिर से समझ लो, 2 नदियां है जो नेपाल से निकल रही है, एक है काली और एक है कर्णाली। दोनों आके एक पॉइंट पे मिलती है और भारत में आते ही काली को शारदा के नाम से जाना जाता है और कर्णाली को घाघरा के नाम से जाना जाता है। ये दोनों नदियां जब मिल जाती है तो इसको ओवरऑल घाघरा के नाम से जाना जाता है। ये घाघरा नदी आते आते सीधा छपरा पहुंचती है और छपरा में मिलती है गंगा नदी से आके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद यह नदी पहुंचती है, मतलब गंगा नदी पहुंचती है पटना में। अब पटना में एक नदी आती है दक्षिणी भाग से जिसको हम सोन नदी के नाम से जानते हैं, जो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पे स्थित है। वहां से ये सोन नदी निकलती है और पटना में आके गंगा नदी से मिल जाती है। पटना के बाद गंगा नदी आगे बढ़ती है और पहुंचती है सोनपुर, और सोनपुर में एक नदी और आती है जो सीधे नेपाल से चलती हुई आ रही है, जिसको हम कहते हैं गंडक नदी, और इसे गंडकी नदी भी कहा जाता है। आपको बता दूं कि यह
यह नेपाल की प्रमुख नदियों में से एक है जो आकर गंगा में मिलती है। और ये मिलती कहाँ है? सोनपुर में। अब सोनपुर से गंगा चलती है कुर्सेला की तरफ, और कुर्सेला में एक और नदी आती है जो कि नेपाल से निकल रही होती है, जिसको हम कहते हैं कोसी नदी। अब कोसी का नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा। कोसी नदी कहाँ आके मिलती है? कुर्सेला में। लेकिन कोसी नदी इसीलिए बदनाम है क्योंकि ये अपना रास्ता बार बार चेंज करती है, और इसकी वजह से बार बार बाढ़ भी आ जाती है। और इस नदी को बिहार का शोक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुर्सेला में आकर मिल जाती है गंगा नदी से। अब यहाँ पे बिहार खत्म हो जाता है। इसके बाद ये नदी पश्चिम बंगाल की तरफ बढ़ती है और पहुंचती है फरक्का बैराज, जहाँ पे इससे एक नदी और मिलती है जो कि यहाँ से दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती हुई आती है, जिसको महान नदी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि यह गंगा नदी की आखिरी सहायक नदी है जो फरक्का बैराज में मिलती है, और यहाँ से गंगा जो है पूरी तरह पूर्ण हो जाती है। और गंगा फिर आगे बढ़ती है पश्चिम बंगाल की तरफ, जहाँ से गंगा की एक वितरिका नदी हुगली निकलती है, और ज्यादातर हिस्सा इसका चला जाता है बांग्लादेश की तरफ। अच्छा, जब ये पश्चिम बंगाल में जाती है तो जो गंगा की वितरिका निकलती है, जिसे हुगली नदी के नाम से जाना जाता है, उसी हुगली नदी के किनारे ही कोलकाता शहर भी बसा हुआ है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब एक मैप और देखते हैं। गंगा नदी आगे की ओर बढ़ती है, और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और इधर से आती है जमुना नाम की नदी। ये जमुना और कोई नहीं है, ये जमुना ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। और बांग्लादेश में एक नदी और है जिसको मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। जब ये तीनों नदियां मिल जाती है तो ओवरऑल इससे मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। याद रखिए, पद्मा, जमुना और मेघना को मिलाकर मेघना नदी बनती है, जो सीधे समंदर की तरफ जाती है और एक डेल्टा बनाते हुए जाती है, जिसको हम सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। और ये नदियां जो सुंदरवन डेल्टा बनाती है वह दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब आप कहेंगे कि ये डेल्टा क्या होता है? तो देखो, एक सिंपल सी बात समझो। जब भी कोई नदी कहीं से भी निकलती है, मान लो किसी पहाड़ से निकल रही है, तब उसका वेग बहुत ज्यादा होता है, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। तो स्पीड के साथ वो बहुत सारी मिट्टी और कंकर पत्थर लेकर बहती है। लेकिन जब वह मैदानी एरिया में पहुंच जाती है, समुद्र के पास पहुंच जाती है, तब उसका वेग कम हो जाता है, यानी उसकी स्पीड कम हो जाती है। लेकिन साथ ही में मिट्टी तो बह ही रही है, तो मिट्टी जो है वो भारी होती जाती है। तब इस किनारे पे क्या होता है? समुद्र के किनारे पे ये नदियां, इनकी स्पीड बहुत कम हो जाती है और मिट्टी रुक जाती है। तो ऐसे में नदी मिट्टी को तो छोड़ देती है और अलग अलग रास्ते बनाकर निकल जाती है। आप देख सकते हैं जो ट्रायंगल बने हुए हैं, इसी को आप डेल्टा कहते हैं। ये पानी इस तरीके से निकल जाता है और ये नदियां बढ़ जाती है। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। फिर जाके ये नदियां समंदर में मिल जाती है और इस पूरी जगह को आप डेल्टा कहते हो। ये जो मिट्टी के बने हुए टीले, ये जो ट्रायंगल या टीले आपको दिख रहे हैं, इन्हें डेल्टा कहते हैं। और सुंदरवन डेल्टा जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। दोस्तों, यह हो जाता है गंगा नदी का पूरा प्रवाह मार्ग। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपने एक भी फैक्ट मिस किया है तो प्लीज वापस जाइए और उसको दोबारा सुनिए और लिखिए, क्योंकि इन सभी फैक्ट से आपके सवाल जरूर बनेंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। धन्यवाद।